क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब आप किसी शॉप पर कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो आप जब बिल की डिमांड करते हैं और वो शॉपकीपर बिल नहीं देता है तो इस पूरे सिस्टम पर, इकोनॉमिकल जो सिस्टम है, इस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? क्या फायदे में आप हैं कि फायदे में वो है, या नुकसान किसी थर्ड पर्सन का हो रहा है? आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज का पूरा लेक्चर जो है इसमें हम लोग एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे जो कि रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुआ है, प्रिंट मीडिया के अंदर, और पूरे की पूरे जीएसटी सिस्टम को हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से अपने टैक्स को बचाने के लिए कौन कौन से इंतजामात जो हैं वो बिजनेसमैन करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जीएसटी कंप्लायंस के बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल जो है वो बात करता है कि जीएसटी कंप्लायंस जो है आखिरकार उसको मेजर कैसे करें, क्या होती है जीएसटी कंप्लायंस, जब आप लोग जीएसटी फाइल करते हैं तो उसमें कौन कौन सी सावधानी जो है वो आप लोगों को रखनी चाहिए। आप लोग जब जीएसटी पे करते हैं तो कई बार आप लोग ये सोचते हैं कि क्या मुझे जीएसटी पे करना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्टअप शुरू किया है, तो क्या आप लोगों को जीएसटी रजिस्टर करना चाहिए? चलिए थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। देखिए, जब भी आप लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर बिजनेस करते हैं तो यू मस्ट बी रजिस्टर इन जीएसटी। आप लोग की जो फर्म है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए, चाहे आप उससे कोई छोटा से छोटा प्रोडक्ट जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचाते हैं। लेकिन आप उसी स्टेट के अंदर अगर कोई बिजनेस करते हैं तो जो बिजनेस की थ्रेशोल्ड है उसके अंदर अगर आप आते हैं तो ही आपको रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी भी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात कर लें, तो आप कोई छोटा बिजनेस करते हैं, 5 लाख से कम का करते हैं, 8 लाख से कम का करते हैं, तो आपको जीएसटी की कोई स्टार्टिंग में जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे आप लोग जीएसटी जो है वो नंबर ले लेते हैं और उसमें जो है अपने आप को रजिस्टर करने के बाद पूरे बिल्स वगैरह को मैनेज करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है आज हम लोग इसको जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जीएसटी के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि जीएसटी जो है इसको लागू करने वाला इंडिया 161 कंट्री था। भारत जो था वो 161 कंट्री था और पूरे ग्लोबली अगर हम लोग बात करें तो फ्रांस जो था वो पहला ऐसा देश था जिसने 1954 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था जीएसटी को। जब फ्रांस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो बहुत सारे देश जो थे वो इस वेटिंग के अंदर थे कि जीएसटी जब लागू किया है फ्रांस ने तो क्या इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसका इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि इंडिया ने भी फिर इसको बाद में जाकर 2017 में इसको जो है वो अडॉप्ट किया है। तो जब 1954 के अंदर ही फ्रांस इसको लेके आ रहा है, उसके इतने सालों बाद जो है इंडिया ने इसको क्या किया था, अपने कंट्री के अंदर इसको लागू किया। अब देखिए, सबसे पहले जीएसटी फ्रॉड्स क्या होते हैं। हम लोग जीएसटी फ्रॉड्स की बात करते हैं। कोई भी शॉपकीपर है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी शॉपकीपर है, आप उसकी दुकान पर कोई भी सामान लेने के जाते हैं तो आप उससे बिल नहीं लेते हैं, तो अब वो शॉपकीपर क्या करेगा कि वो आपको बिल भी नहीं देगा। वो क्या करेगा, अपना टैक्स बचाने की कोशिश करेगा। जो भी इनपुट्स होती हैं उन इनपुट्स को, जैसे जीएसटी इनपुट्स होती हैं, उसको वो किसी दूसरी फर्म को जो है वो देने की कोशिश करता है। मान लीजिए कि मैंने कोई सामान खरीदा है, अब जब मैंने सामान खरीदा तो मैंने जीएसटी पे कर दिया उसका। अब जब मैं किसी और को सामान दे रहा हूं, मैं शॉपकीपर हूं, मैं किसी और को सामान दे रहा हूं, तो उसको तो मैं बिल दे नहीं रहा, क्योंकि अगर वो बिल लेगा तो मुझे जो है वो उसका टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, कोई जीएसटी इनपुट जो है उसको किसी और इस्तेमाल में मैं कर लूंगा, तो मैं अपना टैक्स बचाने के लिए उसको बिल जो है वो नहीं दूंगा। तो जब भारत ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक साथ इंक्लूड किया था और उसके साथ में ही जीएसटी जो है वो भारत के अंदर लागू कर दिया था। ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो जीएसटी फ्रॉड्स का है। या कई बार आप लोग देखते हैं कि कोई कंपनी जो है वो एक डमी के रूप में बना दी जाती है, कि कंपनी होती नहीं है, फिजिकली होती नहीं है, लेकिन फिर भी ऑन पेपर जो है वो कंपनी बना दी जाती है और फेक इनवॉइसेस जो है उनके काटे जाते हैं कि हमने इतनी सेल की है, हमने इतना सेल कर दिया है, हमने इतना सेल कर दिया है। जैसे अभी आप लोगों ने क्या देखा था, जैसे यस बैंक का हम लोग एग्जांपल ले, तो यस बैंक जो थे वो अपने शेयर्स को बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे, लेकिन वास्तव में वैसा था ही नहीं। वैसे इस कंपनी के बारे में है कि कंपनी एस्टेब्लिश हुई नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसकी सेल वगैरह सब कुछ जो है वो दिखाई जा रहा है, फेक इनवॉइसेस जो है वो दिखाई जा रहे हैं। या कई बार होता है कि बिजनेस होता है लेकिन आप जो है कई बार जीएसटी इनपुट्स लेने के लिए फेक इनवॉइसेस जो है उनको इंक्लूड करने लग जाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जीएसटी के इन्हीं फ्रॉड्स के बचाने के लिए, इनको कम करने के लिए ही जीएसटी कंप्लायंस जो है वो अभी रिसेंटली जो है एक मीटिंग के अंदर उनको अप्लाई किया गया है कि कैसे हम लोग इनको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो थोड़ा सा बेसिक सिस्टम जो है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब जीएसटी को भारत में लागू किया गया तो इसके कई सारे फेजेस थे। इसके स्ट्रक्चर को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी यूनियन टेरिटरी है वहां पर अगर जीएसटी लगता है तो वहां पर दो प्रकार का जीएसटी है, सीजीएसटी है और यूनियन टेरिटरी का जीएसटी है। अगर विद इन द स्टेट लगता है, किसी भी स्टेट के अंदर लगता है तो सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी और वहां पर स्टेट का जीएसटी लगता है। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर अगर कोई भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है या हम लोग कहें कि व्यापार जब हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो वहां पर इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी जो है वो अप्लाई होता है। तो एक बेसिकली स्ट्रक्चर है जो कि जीएसटी के तौर पर लगता है। फिर देखिए कि जीएसटी काउंसिल जो है वो मीटिंग करती है। इससे रिसेंटली जो है मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की। तो जीएसटी काउंसिल में बेसिकली मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि आखिरकार जो जीएसटी के फ्रॉड्स हैं उसको कैसे रोका जाए और जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन जो है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। तो बेसिकली इसके अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं वो क्या होती है, निर्मला सीतारमण है, वो इसको चेयर करती हैं और चेयरपर्सन उनके नीचे एक होती है वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। इसके साथ में ही यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रेवेन्यू फाइनेंस मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं। किसके अंदर, इस मीटिंग के अंदर। बार बार जो है बहुत सारी ये मीटिंग्स जो है वो चलती रहती हैं, ठीक है। फिर अदर जो मिनिस्ट्रीज हैं फाइनेंस की या टैक्सेशन की, उनके मेंबर शामिल होते हैं। चेयरमैन ऑफ सीबीईसी एक्स ऑफिशियो परमानेंट जो है इस कमेटी के अंदर शामिल होते हैं। तो जब भी ये मीटिंग डिसाइड होती है, मीटिंग होती है, तो उसके अंदर मेनली 3 चीजों पर फोकस किया जाता है कि सबसे पहले फेक जीएसटी इनवॉइसेस जो है इस स्कैम को कम से कम किया जाए, इसको रोका जाए। रोकने पे ही काम करेंगे, लेकिन रोकने से जो है रोकने से पहले की एक स्टेप होती है कि कम किया जाए। जब धीरे धीरे कम करेंगे तो फिर एक दिन जाके वो रुक जाता है। अब देखिए, प्रोविजन फॉर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय द स्टार्टअप्स प्रोसेस। अब जितने भी स्टार्टअप्स हैं अब उनको जीएसटी के दायरे में लेके आना है। वो जीएसटी के दायरे में आएंगे कब, जब उनका बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उनको कोई जरूरी नहीं है कि वो जीएसटी के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाएं, लेकिन जब उनका बिजनेस ग्रो करेगा तो वो फिर जीएसटी के अंदर क्या करते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाए कि जीएसटी जो है वो पेयर्स ज्यादा जो है वो बने, खासतौर पर स्टार्टअप्स की बात है। लीगल मेजर्स फॉर कर्ब वायलेशन ऑफ जीएसटी नॉर्म्स। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा जीएसटी बच जाए, और जीएसटी को बचाने के लिए, मतलब टैक्स को बचाने के लिए वो अलग अलग तरीके जो है इनलीगल जब तरीके बनाता है, इनलीगल जो है रास्ते अपनाता है अपने टैक्स को बचाने के लिए, तो वो जो है थर्ड कैटेगरी में आता है। जीएसटी काउंसिल के अंदर यही डिसाइड किया जाता है कि इसको कम से कम कैसे किया जाए। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं, यानी कि सुनने वाले व्यूअर जो हैं, वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जीएसटी से पहले वाला सिस्टम ही ठीक था। लेकिन हम लोग आज जो है वो जीएसटी सिस्टम की तरफ जाएंगे कि जिसने प्राइस जो है प्रोडक्ट की प्राइस किस तरीके से कम कर दी है। जब भी कोई प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर वो प्रोडक्ट को बना रहा है, तो वो क्या करता है कि मान लीजिए कि उसका 50 रुपए जो है वो तो आ गई है उसकी कॉस्टिंग बनाने के अंदर, और 50 रुपए उसका प्रॉफिट है, टोटल 100 रुपीज हो गई है, और 100 पर उसने 10% जो है वो अपना मार्जिन लेके चल रहा है। तो 110 रुपए के अंदर उसने होलसेलर को जो है वो दे दिया है। होलसेलर क्या करेगा कि वो भी जो अपना जो है वो 10 रुपए इसके अंदर ऐड कर लेगा, फिर जो है वो 12 रुपए जो है टैक्स पे करेगा, और 132 के अंदर सामान जो है वो किसके पास में आ गया, रिटेलर के पास में। अब रिटेलर जो है 132 के अंदर 10% जो है वो यानी कि 10 रुपए जो है अपना मार्जिन जोड़ेगा, और 14.2% जो है उसके अंदर क्या कर देगा, वो टैक्स पे कर देगा, वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो 142 प्लस 14.2 156.2 के अंदर इस कंज्यूमर को जो है ये पहले का सिस्टम था। इसमें देखिए आप लोग टैक्स जो है वो बार बार लग रहा है, ये टैक्स जो है वो बार बार लग रहा है। लेकिन इस वाले सिस्टम में आते हैं हम लोग, ये जीएसटी वाला प्रोसेस है। जीएसटी वाले प्रोसेस में ये जो आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है, जो बनाने के अंदर पैसा लगा है, उसको काउंट ना करके आपने इसके अंदर जो मार्जिन जोड़ा है, पैसा जो टैक्स है वो इसी के ऊपर लगता है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि 50 रुपए इसके अंदर मार्जिन जोड़ा है अपना, और फिर आपने क्या किया कि 5 रुपए जो है यानी कि 5% जो है वो आपने इस पे टैक्स दिया। तो इस पे कितना हो गया, 105 रुपए के अंदर वो अब क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को यहां पर पहुंचाएगा होलसेलर के पास में। होलसेलर क्या करेगा, देखिए यहां पर दोनों जो है वो लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट 100 रुपए का था, 100 रुपए का था। यहां पर जो है वो स्लैब्स हैं कुछ ऐसे। फिर क्या होगा कि होलसेलर के पास में 116 का, और फिर रिटेलर जो है उसके पास में 126 का, और फिर 127 जो है वो यहां पर किसके पास में पड़ रहा है, कंज्यूमर के पास में। तो जीएसटी के अंदर फायदा होता है फाइनल प्रोडक्ट को लेकर। प्रहार बैच जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, फ्लैट आपको 70% डिस्काउंट अवेलेबल होगा, एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल होगा। बहुत बेहतरीन एजुकेटर्स जो है वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। 1500 घंटे जो है वो आप लोगों को इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे। एनसीईआरटी की लाइव जो है सेशंस आप लोगों के लिए लिए जाएंगे, और बहुत सारे सेशंस हैं, आंसर राइटिंग वगैरह, तो आप लोग जो है इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखिए, 2 सिग्निफिकेंट मेजर होते हैं।
सबसे पहले ये जो आप लोग वर्ड देख रहे हैं कर्व टैक्स एविजन, ये बेसिकली क्या है? ये है कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि टैक्स पे करता है, अब वो कम से कम टैक्स पे करे तो अपनी इलीगल एक्टिविटीज जो है टैक्स को बचाने के लिए वो अपनाता है। तो दो चीजें जो है वो कंट्रोल करना जरूरी है, एक तो ये टैक्स वाला, फिर है कि जो जीएसटी कंप्लायंसेस है उसको वो क्या करे कि उसके अंदर वो आ जाए, मतलब कम से कम जो है वो उसको क्या करे, इलीगल एक्टिविटीज को अपनाए। तो इसलिए क्या करता है कि वो जीएसटी जो है, ये दो टारगेट्स होते हैं हमेशा, ये दो टारगेट जो है इनको अचीव करना होता है। अब देखिए पहली बात तो क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जनरेट किया जाए, एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जिस पर ऑटोमेटिकली कोई भी जो सेलर है, या बिजनेस टू बिजनेस की हम लोग बात करेंगे, B2B की जब हम लोग बात करेंगे तो B2B के अंदर जब भी कोई सेलर है तो वो ऑटोमेटिक जो है उस पोर्टल पर आए और अपने आप जो है वो रजिस्टर हो जाए। किसके लिए? यहां पर देखिए कि मान लीजिए कि पहले तो 10 करोड़ था, अब कर दिया है 5 करोड़ रुपए। ये क्या है? ये टर्नओवर है। तो 5 करोड़ जिसका टर्नओवर है, इसका ऑटोमेटिक जो है गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर ई इनवॉइस जो है वो कटना शुरू हो जाएगा। ई इनवॉइस जो है वो कटना शुरू हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट को यह पता लग जाएगा कि ये जो व्यक्ति है इसने 5 करोड़ की जो है वो टर्नओवर है, अब इसको टैक्स पे करना ही करना है। इससे क्या होगा कि वो बच नहीं पाएगा, वो क्या करेगा कि अपने टैक्स को पे करेगा वहां पर। तो ये बेसिकली क्या है कि ई इनवॉइस, अब ई इनवॉइस कटता कहां पर है? ई इनवॉइस जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट का एक पोर्टल होता है, वहां पर जो है ई इनवॉइस को काटा जाता है। खासतौर पर जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल होता है उसके अंदर मेनली हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लेन देन होते हैं। टर्नओवर जो है वो इनका ही होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो पहले ये जो लिमिट थी वो 10 करोड़ की थी। देखिए शुरुआत में नहीं थी, शुरुआत में ये जो टर्नओवर था वो 500 करोड़ का था, फिर इसको धीरे लेके आए नीचे 200 करोड़ पर, फिर इसको 50 करोड़ पर लेके आए, फिर 20 करोड़ पर लेके आए, फिर 10 करोड़ पर लेके आए, और 10 करोड़ से अब जो है वो 5 करोड़ पर ये आ चुका है। ये क्या चीज है 5 करोड़? आप लोग समझ चुके होंगे कि जो बिजनेस की थ्रेशहोल्ड है, थ्रेशहोल्ड जो लिमिट है उसको कम कर दिया गया है। अगर अब कोई भी व्यापारी जो है 1 अगस्त के बाद से, 1 अगस्त 2022 के बाद से अगर जिसका टर्नओवर 5 करोड़ है तो इसका ऑटोमेटिक जो है पोर्टल पर जाकर इनवॉइस कटेगा। इसका मतलब है कि सरकार को पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति जो है वो अब क्या करेगा, जीएसटी पे करेगा। इससे क्या होगा कि जीएसटी का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें इंक्रीज आ जाएगा। आप लोग देखते हैं आए दिन जो है वो न्यूज़पेपर्स में कई बार पब्लिश होता है कि जीएसटी कलेक्शन इतना रहा है, इन 3 महीने का इतना रहा है। तो वो जीएसटी कलेक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। खासतौर पर और भी हम लोग अगर बात करें तो जीएसटी फ्रॉड्स को कम करने के लिए, जीएसटी फ्रॉड्स कम करने के लिए, केस ऑफ फेक इनवॉइसेस इसको कम करने के लिए, दीज चेंजेस आर एक्सपेक्टेड टू ब्रॉइडन द कंप्लायंस मैंडेट फॉर मोर बिजनेसेस। मतलब जितने भी कंप्लायंस हैं, देखिए क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट बेचा है तो बेचने की जो डिटेल है वो आपके पास में होनी चाहिए। इसलिए आप लोग देखते हैं कि बिजनेसमैन जो है वो एक पेपर जो है वो फाइल में लगाकर रखता है, ताकि कई बार बाद में इंक्वायरी हो तो वो अपना प्रूफ जो है वो दिखा सके कि बेसिकली मेरी जो है वो एक्चुअल सेल इतनी ही है, ठीक है। इससे जीएसटी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो धीरे धीरे गवर्नमेंट के पास में बढ़ता है। फिर देखिए स्क्रूटनी कैसे होती है, ऑटोमेटेड रिटर्न जो है स्क्रूटनी मॉडल कैसे काम करता है। देखिए बेसिकली ये पोर्टल के थ्रू काम करता है, सब कुछ ऑनलाइन काम होता है। ये जब भी किसी भी बिजनेसमैन ने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक टर्नओवर, मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है, तो ऑटोमेटिक जो है उसको ऑनलाइन जाकर गवर्नमेंट की पोर्टल पर ही जाकर इनवॉइस जो है वो काटना पड़ेगा। अब क्या करेगा कि गवर्नमेंट का एक बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, वहां पर ऑटोमेटिक जो है स्क्रूटनिंग होती है कि कौन सा व्यक्ति जो है वो जीएसटी जो है पे कर रहा है, कौन सा व्यक्ति पे नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि मैंने जो है वो प्रोडक्ट खरीदे, अब मैंने तो जीएसटी पे कर दिया, लेकिन जीएसटी पे करने के बाद मुझे जीएसटी रिटर्न कब मिलेगा? जब उसके बराबर ऑटोमेटिक जो है मैं सेल दिखाना शुरू कर दूं कि आप मैंने जो प्रोडक्ट खरीदे हैं उतना ही जो है मैंने सेल किया है। समझ गए आप लोग? तो इसमें क्या है कि अगर मैंने टैक्स को चुराया है, टैक्स जो है बचाया है, तो वो बेसिकली इनपुट और आउटपुट के अंदर जो है वो शो करने लगेगा। तो इस बीच का जो गैप है, उस गैप को ही फिल करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पोर्टल जो है उसको डेवलप किया कि आप जो है जब आपका टर्नओवर इतना हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो है वो आप लोग वहां पर क्या करें, अपने आप को रजिस्टर इनवॉइस जो है वो ऑटोमेटिक वहीं से होगा। फिर इसके अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं उसके पास में, ठीक है। तो बेसिकली जो भी डेटास होते हैं उनको एनालिसिस करके उसकी जो है स्क्रूटनी की जाएगी। अब देखिए, अब इन जो है इनवॉइसिंग के अंदर व्हाट आर द चेंजेस फॉर ई इनवॉइसिंग, तो मैंने आप लोगों को बताया कि 1 अगस्त से जो है जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, और खास तौर पर जो एमएसएमई सेक्टर है वहां पर ये वर्क करता है कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में जहां पर ट्रांजेक्शंस जो है 5 करोड़ के आसपास हो रहे हैं, तो फिर वहां पर ई इनवॉइस जो है वो काटा जाएगा।
समझ गए आप लोग? मतलब गवर्नमेंट को सब पता होगा कि कितना बिजनेस जो है वो रन कर रहा है, उसके हिसाब से जो है उससे टैक्स फिर लिया जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक्सपर्ट्स की राय क्या है? देखिए, आज का जो टॉपिक हम लोगों ने समझा है, इसका मेनली जो था वो था कि जीएसटी कंप्लाइंस जो है वो बेसिकली क्या कर दिया गया है, डिक्रीज कर दिया गया है। पहले 500 करोड़ था, फिर 200 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 10 करोड़, अब कर दिया गया है 5 करोड़। तो 5 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन जाते ही आपको जो है ऑटोमेटिक ई बिल जो है वो आपको, ई इनवॉइस जो है वो आपको मिल जाएगा। अब एक्सपर्ट ये कहते हैं कि while the reduction in the e-invoicing threshold is seen as important factor for boosting GST revenue। अब ये क्या करेगा कि अब जीएसटी जो कलेक्शन है उसको क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली बूस्ट कर देगा। अच्छा, इसमें एक्सपर्ट की राय क्या है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि विवेक जालान जो है, पार्टनर टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी, उन्होंने कहा कि द गवर्नमेंट इज गोइंग ऑन ए ड्राइव अगेंस्ट द फेक जीएसटी। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो एक अभियान चला रही है, कब से कब तक, 16 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक, कि जिन इसके अंदर जो भी फेक इनवॉइसेस हैं उनका पता किया जाएगा, कौन कौन ऐसे लोग हैं, और उनको पकड़ा जाएगा, उनके ऊपर जो भी चार्जेस हैं वो लगाए जाएंगे। ठीक है। और दूसरी ये बात कह रहे हैं कि ई इनवॉइसेस इज द अनदर वे टू कर्ब द मेनेंस ऑफ फेक इनवॉइसेस। मतलब जो भी फेक इनवॉइसेस हैं, अगर इनको रोकना है तो ई इनवॉइस जो है, ई इनवॉइस मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो है, उसका सिस्टम जो है वो बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा अगर हम लोग ई इनवॉइसेस को पूरी तरीके से लागू कर देते हैं। तो बेसिकली एक्सपर्ट्स की राय यह है कि सब काम जो है ऑनलाइन होना चाहिए, गवर्नमेंट की नजर में होना चाहिए, ताकि जीएसटी जो कलेक्शन है वो इंक्रीज हो जाए और लोग जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो गैप रखते हैं, ये जो है वो गैप खत्म हो जाए। इसके लिए जो है वो कोशिशें की जा रही है। तो चलिए, लेक्चर जो है वो आप लोग कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्रहार बैच जो है वो आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, खासतौर पर यूपीएससी के लिए आप लोग को कोड यूज करना है प्रहार, और इसमें आपको लाइव प्रीलिम्स सेशन जो है वो देखने को मिलेंगे। 1500 घंटे जो है वो आप लोग यहां पर जो है पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी लाइव आप लोगों को मिलेगा। जीएस पेपर 1 to 4 जो है वो आप लोग यहां पे लाइव सेशन ले सकते हैं। खासतौर पर आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, वो आप लोग को यहां पर सीखने को मिलेगा। तो बेहतरीन एजुकेटर्स जो है वो इसके अंदर शामिल है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जीएसटी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आखिरकार किस आर्टिकल को जो है वो ऐड किया गया था। जीएसटी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, नया आर्टिकल है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।